गुड मॉर्निंग। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक फॉर 6 to +2 एंड फॉर एवर। टॉपिक क्या है आज का हमारा? सेंटेंसेस, जो वाक्य हम बोलते हैं। सेंटेंसेस ये वाला ले लें। अकॉर्डिंग मीनिंग द सेंटेंसेस आर 5 टाइप्स। आपने हिंदी व्याकरण में देखा होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हिंदी में ज़्यादा होते हैं, हमारे इंग्लिश में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव और ओपेटेटिव। ये आपको चार्ट बनाना, इनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ये सेंटेंसेस की बात थी, 1 टाइप। दूसरा डेफिनेशन इसने बताया कि देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये तो अर्थ के आधार पर है। फ्रॉम स्ट्रक्चर, जो बनावट होती है जिसको आप इंग्लिश में लिखते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बनावट। स्ट्रक्चर में बनावट के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको हम चर्चा करेंगे। सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ होगा ज़रूर। हाँ, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, स्पेलिंग भी आए। सिंपल का मतलब साधारण सेंटेंस, आमतौर पर बोलते हैं राम खेलता है, वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, हम लिखते हैं, हम खाना खाते हैं, हम जाते हैं, नेचुरल। वो सिंपल सेंटेंस जिसमें क्या होता है? एक तो सब्जेक्ट होता है और एक मैन वर्ब होती है। छोटी क्लासेज में आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मैन वर्ब, और उसके बाद में यदि लंबा सेंटेंसेज हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है। जैसे सीता राइट्स, सीता लिखती है। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड वो होता है कि कंजक्शन के कारण जो एक लंबा सेंटेंसेज हो जिसमें क्लाज आ जाए, अर्थात वाक्य के अंदर 2 प्रकार की क्लाजेज हो और दोनों ही प्रकार की स्वतंत्र हो। कॉम्प्लेक्स मिश्रित वाक्य जिनकी चर्चा हम नीचे करेंगे। क्लाजेस, फ्रेजेस एंड कंजक्शंस, ये वर्ड्स होते हैं, कई बार सामने आते हैं कि है ये सेंटेंस के पार्ट जो इंग्लिश में हमें हर जगह यूज करते हैं। सेंटेंस मीन्स अंडरस्टूड स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर के आधार पर क्लाज उपवाक्य होता है। क्लाज क्या होता है? एक उपवाक्य, जबकि ये दूसरे अपने आप में। फ्रेजेज होता है शब्दों का सार्थक समूह, ये भी हम बोलते हैं जीवन में। और कंजक्शन योजक होती है, जो कंजक्शन मैंने लिखी, इससे हम वाक्य का निर्माण करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब फ्रेज क्या चीज़ है? फ्रेजेज इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। फ्रेजेज भी हर इंसान बोलता है जिसका सेंस यानी कि अर्थ अगला समझ जाता है। अब राम पढ़ता है, सारे समझ जाते हैं, अंडरस्टूड है कि राम पढ़ता है तो पढ़ता है। अब फ्रेजेज में क्या हुआ? बट विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कई बार किसी ने पूछा कि भैया मेरा सामान है वो कहाँ है? तो सामने वाले ने बोला हेयर एंड देयर, भैया यहाँ होगा वहाँ होगा, तो भी अगला समझ गया भाई यहाँ भी हो सकता है वहाँ भी हो सकता है। कई बार किसी ने पूछा कि जग कहाँ पर है, तो आपके मुंह से सामने वाले से कहा ऑन द टेबल, अंडरस्टूड है वो समझ गया। अंडरस्टूड है वो समझ गया कि ऑन द टेबल का मतलब मेज के ऊपर है। यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आता, बोलने वाला और सामने वाले दोनों अंडरस्टैंड हो जाते हैं, उसको फ्रेजेस कहते हैं। कई बार किसी ने पूछा कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक कहाँ है, तो सामने वाले ने कहा इन द बैग, यानी कि बैग के अंदर है। ये हमारे फ्रेजेस होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्लाज होता क्या है? कहता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मीनिंगफुल एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो हम सेंटेंस की बात कर रहे थे। इट्स ओवन, उसका सब्जेक्ट भी अपना होता है, प्रेडिकेट भी अपना होता है। एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, और वो एक वाक्य का भाग होता है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, अर्थात एक वाक्य का भाग होता है। क्लाज 1, 2 कैसी भी हो सकती है। आज चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ क्लासेस, कितने प्रकार के उपवाक्य हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लाज मुख्य क्लाज होती है। कोऑर्डिनेटर क्लाज जो अपने आप में स्वतंत्र है। सब उप होती है, सब का मतलब जो प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर करती है। सब कोऑर्डिनेटर क्लाज की जब हम चर्चा करेंगे, उस वाक्य के मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे हमें आना पड़ेगा। अब सिंपल सेंटेंस यानी कि थोड़ा सा सेंटेंस
कि हम चर्चा कर लें कि सिंपल कौन सा है। जैसे राजन सा ए स्नेक, राजन ने एक सांप देखा, और सांप देखते राजन क्या, सारे ही हैं। ही रैन अवे, वो भाग गया। बिल्कुल, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैन वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड। ही अगेन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है। राजन ने एक सांप देखा, वह भाग गया। सिंपल वाक्य, राजन ने सांप देखा, वह भाग गया। भागते तो सारे ही। ये सिंपल वाक्य था जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अब इस सिंपल वाक्य को संयुक्त वाक्य, आप हिंदी में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, हिंदी की व्याकरण में दे रखा है। बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आपको पता होना चाहिए साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या, उनकी परिभाषा आनी चाहिए हिंदी व्याकरण, ताकि इजी इंग्लिश हो जाएगी। अब सिंपल सेंटेंस को आप 3 प्रकार के कह सकते हैं, और तीनों प्रकार के मीनिंग सेम है, यानी कि समझने वाला समझ जाएगा। हमने कंपाउंड में क्या कहा बेटे, यानी कि थोड़ा छोटा बना लिया, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। राजन सा ए स्नेक, राजन सा ए स्नेक, राजन ने एक सांप देखा, एंड मीन सब जानते हैं क्या होता है, और रैन अवे, और भाग गया। राजन ने एक सांप देखा और भाग गया, बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमने कंपाउंड बना दिया एंड लगाकर, एंड रैन अवे। ये अब कंपाउंड था राजन सा ए स्नेक, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य। रैन अवे, ही भी लगाएं तो ही रैन अवे, ये भी अपने आप में पूर्ण आपका क्लाज है। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, राजन ने एक सांप देखा, वह भाग गया, सिंपल वाक्य। राजन ने एक सांप देखा और भाग गया। और एक प्रकार से फिर कह सकते हैं, बनावट के आधार पर बना सकते हैं, एज राजन सा ए स्नेक, एज मीन कंजक्शन है, एंड भी कंजक्शन है। ज्यों ही राजन ने सांप देखा, ज्यों ही राजन ने सांप देखा, वह भाग गया। तो सिंपल भी सेम अंडरस्टैंडिंग, कंपाउंड भी सेम अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी भी सेम अंडरस्टैंडिंग है। तो हिंदी के वाक्य करेंगे तो अंडरस्टूड है, आप इंग्लिश के भी कर लेंगे। अब एक और वाक्य, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सेंटेंस दिया कि उसने सख्त मेहनत नहीं की, यानी कि मेहनत नहीं की, और मेहनत नहीं करता तो कोई भी काम है, चाहे वो कृषि का है, दुकान का है, स्कूल का है, स्टडी का। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की, वह फेल हो गया। सिंपल वाक्य। यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्क आपकी वर्ब दे रखी है, ही सब्जेक्ट है और वर्ब है, अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दे रखा है। उसने कठोर परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया, सारे जानते हैं। अब इसका आपने कंपाउंड बनाया बेटे। कंपाउंड क्या बना, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर मेहनत नहीं की, इसलिए गुड़क गया, अंडरस्टूड है, इसलिए फेल हो गया। ये इसलिए जो 100 वर्ड लगाया है, ये हमारे पास कंजक्शन से आया है। ये कंजक्शन है, जैसे मैंने सामने दे रखा है, तो ये कंजक्शन से भी आपका सेम मीनिंग है। उसने कठोर मेहनत नहीं की, वो फेल हो गया। उसने कठोर मेहनत नहीं की, इसलिए फेल हो गया। ये कारण बता रहा है पहले वाला। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा, मीनिंग सेम आएगा। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। किस में फेल हो गया, आगे कोई कारण तो होगा। मिश्रित वाक्य क्या है, अगली जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करती है। वो फेल हो गया, यानी कि खेलने में फेल हो गया, दौड़ने में फेल हो गया, किस में फेल हो गया, और उसका कारण क्या रहा फेल होने का, बीमार हो गया था या घर से बाहर नहीं गया था। अगला बताता है, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो फेल हो गया क्योंकि उसने कठोर मेहनत नहीं की थी। तीनों का सेम मीनिंग है, अंडरस्टूड है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम चर्चा पहले कल कर चुके हैं एज ए नाउन क्लास कि दो सेंटेंसेस आपके इस नाउन क्लास में आएंगे 10th तक, खास तौर पे 10th क्लासेस तक, +1 और +2 में भी
ये +1 और +2 की डिटेल ऑफ इंग्लिश जानने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने लिखा कि वेयर डज सी वर्क टेल मी, ये फार्मूला बताया था 123/23, यानी कि वेयर ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। डज सी वर्क, डज के नीचे 1 लिखिए पेंसिल से, सी के नीचे 2 लिखिए और इस वर्ड के नीचे 3 लिखिए। फार्मूला आपका 123/23 आएगा। बाद का वाक्य कल बताया था हमने कि पहले ले आओ टेल मी, और वेयर का क्या किया हमने, यहाँ पर कंजक्शन बना दी। कंजक्शन के बाद 2 नंबर पर कौन है, सी, 1 पे कौन है, वर्क। और आप जानते हैं डज को जब हम छोड़ते हैं तो SEIS वर्ब के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS आता है। अब आपने देखा 123/23 फार्मूला। दूसरा, वाई डू यू राइट प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी लिखा आपने। आपके पास कंजक्शन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड चेंज इनटू कंजक्शन 1 2 3, डू को आपने छोड़ दिया और नियम बताता है कि डू का कुछ नहीं लगाना। वाई यू राइट, तो यहाँ पे 2 3 अंडरस्टूड है 123/23। व्हेन डिड सी प्ले आई डोंट नो, बाद का वाक्य पहले ले आए, आई डोंट नो। नेक्स्ट था व्हेन, 2 पे कौन है, सी। डिड को छोड़ते हैं तो डिड का क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ वाला फार्मूला भी हमारे पास 123/23 आया। अब लास्ट में वो कहता है 123/213 का फार्मूला, प्लीज़ टेल मी व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं है, बाकी के हेल्पिंग वर्ब है। तो यू यहाँ पर 2 नंबर 1 पे क्या था, आर, और 3 पे कौन है, डूइंग। तो इसका मतलब 123/213। 3 या 4 इसकी वीडियोस तैयार होगी, तब ये टॉपिक आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।